ओर से जाने क्या कहा गया कि उसके हाथों से मोबाइल छूट गया। उसका शरीर पूरा कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में जैसे उसे होश आया और वो बाहर की ओर भागी। अस्पताल के रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करते ही दोनों लड़कियां दौड़कर आस्था से लिपट गई और रो पड़ी। कृति कहाँ है? कैसी है वो? आस्था ने पूछा। एक्सक्यूज मी मैम, आप उस पेशेंट की मदर है? एक नर्स ने आकर पूछा। जी जी, मैं उसकी माँ हूँ। कैसी है मेरी बेटी? वो ऑपरेशन चल रहा है उसका, खून काफी बह गया है। इस हॉस्पिटल के मालिक खुद उसे यहाँ लेकर आए हैं और अभी अपना खून दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए। पर मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप रेयर है, उससे मैच कर गया? आस्था आश्चर्य से बोली। जी मैडम, रेयर होने की वजह से तो हमारे ब्लड बैंक में भी नहीं मिला, इसलिए सर खुद दान दे रहे हैं। आपके मालिक मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। उन्होंने मेरी बेटी के साथ मुझे भी नया जीवन दिया। मैं यह एहसान उनका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी ऑपरेशन रूम का गेट खोलकर डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही आस्था लपक कर सामने आ गई। सर मेरी बेटी, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डोंट वरी, नाउ शी इज स्टेबल। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, पर अब वो खतरे से बाहर है। अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उन्हें देख सकेंगी। सामने से श्याम को आता देखकर वह ठिठक गई। वह अभी भी खून से सनी हुई कमीज पहने हुए था। उसके चेहरे पर भी कहीं कहीं खून के धब्बे सूख गए थे। हाउ इज सी डॉक्टर? उसने पूछा। आवाज सुनते ही आस्था को झटका सा लगा। उसने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा तो अवाक रह गई। इसका मतलब श्याम ने ही अस्पताल पहुंचाया और अपना खून देकर कृति की जान बचाई। नर्स की सारी बातें उसे याद आ गई। वह मुझसे मिलने आने वाला था, वह रास्ते में कृति को देखकर उसे अस्पताल ले आया और तब से ही उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, और मैं नाहक ही उसे गलत समझ रही थी। आस्था के मन में ऐसे न जाने कितने ख्याल मंडराने लगे। श्याम बाहर जा चुका था। आस्था बाहर जाने को उद्यत हुई, तभी कृति की दोनों सहेलियां और उसकी मम्मी पापा उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन लोगों ने आस्था को धीरज बंधाया। कृति को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब आस्था उसे देखने गई। कुछ देर के बाद उसे ध्यान आया कि उसे श्याम से मिलकर उसका आभार प्रकट करना चाहिए। उसने रिसेप्शनिस्ट पर जाकर पूछा तो पता चला कि वो जा चुका है। आज वह आस्था से नहीं मिल सका। वह उसे बहुत गलत समझ रही होगी, पर कोई बात नहीं, उसकी वजह से एक बच्ची की जान बच गई। जब उसे यह बताएगा तो वह सारा गुस्सा भूल जाएगी। मेरी जगह अगर वो होती तो वो यही करती जो मैंने किया है। एक माँ की गोद उजड़ने से बच गई, पर अजीब सी कशिश है उस बच्ची में। ऐसा महसूस हो रहा है जैसा मैं उसे जानता हूँ। चेहरा भी साफ साफ नहीं देख पाया। खैर, कल जाकर उसे देख आऊंगा, पता भी चल जाएगा कि यह एहसास सही था या फिर हम दोनों के रेयर खून का असर। सोचते ही एक मुस्कान न जाने क्यों बिखर गई उसके चेहरे पर। सुबह हो चुकी थी। उसकी पड़ोसन मिसेस गुप्ता दिखाई दी। उसकी जान बचाने वाले से तू मिली? तेरे लिए वो भगवान का दूत बनकर आया था, मिसेस गुप्ता बोली। नहीं मिल पाई दीदी, पर बाद में मिल लूंगी जरूर, उसने कहा। अच्छा चल दिखा दे कृति कहाँ है, फिर मैं यहीं रुकती हूँ और तू घर जाकर 2 घंटे आराम कर ले, उन्होंने कहा। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कृति ठीक नहीं हो जाती। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। देख, हट मत कर। कृति की देखभाल के लिए तेरा स्वस्थ रहना जरूरी है, नहीं तो तू भी बीमार पड़ जाएगी। तो तेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा? गुप्ता जी ने आशा को घर भेज दिया। श्याम हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। श्याम तो यही सोच रहा था कि उसके माता पिता कितने परेशान होंगे। उनसे मिलकर उन्हें हर संभव सहयोग करने का भरोसा देना चाहता था। साथ ही उस बच्ची को देखने का लोभ भी उसे अस्पताल की ओर खींच रहा था। एक और यह बच्ची भी, दूसरी ओर आस्था, जिससे कल वह नहीं मिल पाया। क्या सोच रही होगी उसके बारे में? वह क्यों इतने वर्षों तक उससे दूर रही? क्यों कभी उससे संपर्क नहीं किया? आखिर गलती क्या हो गई मुझसे? इसे न जाने कितने सवाल उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहे थे। ऐसे ही अनगिनत सवालों से जूझते उसने इतने साल काटे हैं, पर जब से आस्था को देखा है तब से एक एक पल भारी हो रहे हैं। उस बच्चे को देखकर एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने आज ही आस्था के घर जाने का निश्चय किया उसने।
आस्था तेज तेज कदमों से चलती हुई अस्पताल के गेट की ओर बढ़ रही थी। उधर से श्याम की गाड़ी आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने आस्था को आवाज दी, सुनिए, आपका कुछ गिर गया है। उसका वॉलेट जो नीचे गिरा हुआ था, वह झुककर उसे उठा रही थी। तभी श्याम की गाड़ी उसे तभी श्याम की गाड़ी उसके बगल से गुजर गई। वॉलेट लेकर आस्था गेट से बाहर निकल गई। श्याम तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि कृति अभी वहीं पर होगी। कृति जाग रही थी। डॉक्टर ने श्याम को कृति के मेडिकल स्टेट्स के बारे में बताया और कृति को बताया कि यह आपको यहाँ लाए थे। तो उसने उसे थैंक यू कहा। आप इतनी प्यारी बच्ची हो और आपकी फ्रेंड इतनी प्यारी है कि आपको कोई वहां कैसे छोड़ सकता था। मेरी जगह कोई भी होता तो आपको ले ही आता। बच्चे, इसके माता पिता कहाँ हैं? उसने नर्स की तरफ देखते हुए कहा। नर्स ने मिसेस गुप्ता की ओर संकेत कर दिया। आप बच्ची की माँ हैं? श्याम बोला। नहीं सर, मैं उसकी आंटी हूँ। बच्ची की माँ को मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए घर भेजा है। वो अभी अभी गई है। जो काम हो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरत हो तो मैं उसे अभी बुला लूं। ये मिस्टर खुराना है, इस हॉस्पिटल के मालिक। यही कल बच्ची को घायल अवस्था में यहाँ लाए थे। डॉक्टर ने कहा। आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो साहब। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। सोच कर ही दिल हलक को आता है। भगवान आप जैसी नेक नियत सभी को दे। इसकी माँ भी आपसे मिलना चाहती थी। वो मिलने जरूर आएगी। मिसेस गुप्ता बोली। कोई बात नहीं मैडम, वो तो मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं तो बस यही कह रहा था कि यदि किसी प्रकार का सहयोग की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा, मैं भी चलता हूँ। श्याम डॉक्टर के साथ बात करता हुआ चला गया। मिसेस गुप्ता देखती रही। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अमीर लोगों में भी इतनी विनम्रता होती है। संध्या का समय था। मौसम के मिजाज बिगड़े हुए थे। इससे मौसम में भी श्याम ने आस्था से मिलने का फैसला नहीं छोड़ा। उसकी गाड़ी नियंत्रण आस्था के घर की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर में ही बूंदाबांदी शुरू हो गई और धीरे धीरे मूसलाधार बारिश होने लगी। विजिटिंग कार्ड के दिए मकान नंबर को देखकर श्याम गाड़ी से उतरा। श्याम ने खड़े होकर इधर उधर देखा कि कोई दिखाई दे तो पूछ सके, क्योंकि उसे किसी भी मकान पर नेम प्लेट नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक 14-15 साल का लड़का छाता लिए कहीं जाने के लिए निकला था। श्याम ने उसे रोककर मकान नंबर बताकर घर पूछा तो उसने वहीं से एक घर की ओर उंगली से इशारा किया जिसमें ताला लगा हुआ था। वह अपनी किस्मत को फिर एक बार कोसने का मन हुआ, परंतु तभी दिमाग ने कहा, अरे किस्मत ने ही तुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो आगे ही किस्मत ही मिलाएगी। कोशिश जारी रख। श्याम वापस चला गया। बाजार से फल खरीद कर आस्था तेजी से अस्पताल की ओर जाने लगी। आज शायद अस्पताल से कृति को छुट्टी भी मिल जाएगी। इस बात की उसे जहां बहुत खुशी थी, वहीं ये चिंता भी सता रही थी कि प्राइवेट अस्पताल है, पता नहीं कितना बिल आएगा। आस्था कहकर पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनकर वह झटके से मुड़ी और सामने पुष्पा भाभी को देखकर खुशी से रो पड़ी। भाभी, आप? कब से पीछे से आवाज दिए जा रही हूँ और तू है कि उड़ी जा रही है? अरे अब रो क्यों रही है? तो सब ठीक तो है ना? पुष्पा ने पूछा। हाँ भाभी, सब ठीक है। वो आपको देखा तो न जाने क्यों रोना आ गया। ये आंसू बिना खुशी से झलक जाते हैं और गम में भी बहते हैं। इनको तो बहना ही है। कहते हुए आस्था मुस्कुरा दी। आप बताइए ना भाभी, कैसे हैं भैया और बच्चे कैसे हैं? हम सब तो ठीक है, तू बता। चल घर, फिर बैठ कर बातें करेंगे। नहीं भाभी, मैं अब वहां नहीं जाना चाहती। उस जगह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब पुष्पा उसकी बात बीच में काट कर बोली। वहां कौन रह रहा है? अब हम भी वहां नहीं रहते। तेरे जाने के 6 महीने बाद ही तेरे भैया का तबादला बेंगलोर हो गया था, तो हम सब वहां चले गए थे और फिर से यही पोस्टिंग हो गई है। हम वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां तेरी याद बहुत सताती है। माफ कर दो भाभी, आप तो मेरी उस समय की मानसिक स्थिति को समझ सकती हो। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। भाभी, कृति अस्पताल में है। कृति मतलब तेरी बेटी?
वह भी सोचते हुए बोली, हाँ, वो तो बड़ी हो गई होगी ना। क्या हुआ उसे? चल मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों अस्पताल पहुंच गए। आस्था ने सभी बातें पुष्पा को बता दी, पर अस्पताल के बिल को लेकर अपनी चिंता को उस पर जाहिर नहीं किया। दोनों कृति के पास पहुंची। पुष्पा कृति को देखकर हैरान थी। अरे यह तो बिल्कुल अपने पा। बोलते बोलते आस्था को अपनी ओर देखता पाकर वह चुप हो गई। उसे याद आ गया कि वह गलती करने जा रही थी। आस्था ने कृति को उसके पापा के विषय में शायद कुछ बताया नहीं होगा। आस्था, तू जाकर इसकी छुट्टी की बात कर ले, पुष्पा ने कहा। सर, आप कह रहे थे कि आज मेरी बेटी को छुट्टी मिल जाएगी। तो सर अगर बिल वगैरह बनाकर मुझे दे देते तो मैं तब तक इंतजाम करके रख लूंगी। आप तो समझ ही सकते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाना मुश्किल होता है। आस्था ने कहा, आप डरिए मत मैडम। कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए हमारे अस्पताल में अस्पताल के मालिक की ओर से फंड की उपलब्धि कराने की सहूलियत है। ऐसे में अगर आपके पास फंड की कोई कमी है तो कुछ लिखित औपचारिकताओं को पूरी करके यहाँ से बिल भर दिया जाता है, इस शर्त पर कि धीरे धीरे करके किस्तों में वो पैसे अस्पताल को चुका दिए जाएंगे। उसने सारी औपचारिकताएं पूरी की और खुशी खुशी कृति और पुष्पा के साथ घर के लिए चल दी। सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे। कृति को कुर्सी डालकर घर के बाहर ही बिठा दिया गया। गाड़ी का हॉर्न सुनकर सभी ने देखा कि एक चमचमाती कार अभी भी आकर रुकी है। अरे, ये तो वही अंकल है ना, अस्पताल वाले। हाँ मम्मी, इन्हीं अंकल ने तो कृति को अस्पताल पहुंचाया था। कृति की सहेली निक्की बोली। उसकी दोनों सहेली निक्की और टिया दौड़कर श्याम के पास पहुंची। श्याम की नजरें तब तक आस्था के घर पर टिकी थी। आज तो वह आस्था से मिलकर ही जाएगा। नमस्ते अंकल जी, आप कृति को देखने आए हैं ना? आवाज सुनते ही वह चौंके। सामने वही दोनों लड़कियां खड़ी थी। नमस्ते बच्चों, आप यहाँ? कहाँ है कृति? वो रही, चलो, कहकर उन दोनों के साथ कृति की ओर बढ़ने लगा। सभी बच्चे खेलना छोड़कर आश्चर्य से उसे ही देख रहे थे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आप तो आपके तो अभी जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी आप घर आ गई। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर क्या गया, आप लोग तो भाग गया। इतने महंगे अस्पताल में आपकी ही मेहरबानी से इतने दिन तक इलाज हो पाया सर। नहीं तो हम लोग तो सरकारी अस्पताल के ही चक्कर काटते रह जाते। जितने ज्यादा दिन रहती उतना ही बिल ज्यादा बनता, इसलिए छुट्टी करवा ली इसकी माँ ने। पास बैठी एक महिला बोली। अच्छा, ये आस्था जी का घर है ना? जी सर, पर अभी वो घर पर नहीं है, कृति बोली। ओह, कब तक आएंगी, कुछ पता है? उसने पूछा। आने ही वाली होगी, आप चाहो तो अंदर बैठकर इंतजार कर सकती हो, एक महिला बोली। अंदर नहीं, मैं गाड़ी में प्रतीक्षा कर लेता हूँ, कहकर वो मुड़ने ही लगा था कि तभी कृति बोल पड़ी। सर गाड़ी में नहीं, अंदर ही चलते हैं। निक्की, टिया, चलो ना अंदर चलते हैं। पड़ोस की एक महिला श्याम के लिए चाय और नमकीन रख गई। उसने मन ना होते हुए भी सेवा भाव का मान रखने के लिए चाय पीनी शुरू कर दी। आस्था हाथ में फल व सब्जियों का थैला लिए जो ही वह घर के अंदर आई, ठिठक कर ऐसे खड़ी हो गई मानो उसके पैरों से जमीन चिपक गई। आ, आप यहाँ? श्याम अब भी चुप खड़ा था। खड़े क्यों हो, बैठिए ना। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। हॉस्पिटल में कृति को खून आपने दिया था, ऑपरेशन से पहले रुपए जमा कराए थे, वो भी आपने किया था। उस दिन मैं यहीं आ रहा था और रास्ते में ये बच्चियां मिल गई। खैर उसके बाद भी चाहकर भी न तुमसे मिल सका और न ही इस बच्ची के माता पिता से, और आज तुमसे मिलने आया तो फिर ये भी यहीं मिल गए। आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? कृति बोल पड़ी। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, श्याम ने कहा। फिर तो आप मुझे भी जानते होंगे ना? नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं जानते। क्या हम अकेले में बात? पर मम्मा, जब ये आपको जानते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मम्मा? श्याम चौंक गया। उसकी नजरें आस्था पर ही टिकी थी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो। क्यों आंसू? क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? उसे इस प्रकार घूरता देखकर। मिस्टर खुराना, क्या हम कल बात करें? नहीं,
मैंने पहले बहुत इंतजार किया है, अब और संभव ना हो सकेगा। वह बिना कुछ बोले बाहर चली गई। श्याम की आंखें कृति के चेहरे में न जाने क्या खोज रही थी। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए देख कृति बोल पड़ी। सर, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? आप उनके फ्रेंड हो क्या? आपके पापा क्या करते हैं बेटा? जी वो कृति, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? तेरी सभी फ्रेंड तो मेरे घर पर खेल रहे हैं। आजा तुम भी चल। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मिसेस गुप्ता ने बैठक में प्रवेश करते हुए कहा। उसे लेकर बाहर चली गई। उसके बाहर निकलते ही आस्था वापस आ गई। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर खुराना? आज आप भी अपने सवाल पूछ लीजिए। आपको पता है, मेरी जिंदगी तो सवाल बनकर रह गई। चाहे कोई खुलकर भले ही ना पूछता हो, पर सभी की आंखों में मुझे देखकर सवाल ही उभरते हैं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें नए समझने वाली बात क्या है? अभी ही देख लीजिए, आप आए हैं तो सवाल लेकर। आपको देखकर लोगों के मन में सवाल उठा कि ये इतना बड़ा रईस, इसका मुझसे क्या रिश्ता? ये क्यों मुझसे मिलने आया होगा? मेरी बेटी, उसके मन में भी सवाल उठे कि आप में एक दूसरे को कैसे जानते हैं? पता है, आपके आने से पहले भी मुझे लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, और आस्था के पैदा होने से पहले ही जिन सवालों से बचने के लिए अपना घर छोड़ आई थी, उन सवालों ने मुझे यहाँ भी आ घेरा। आंसू, आंसू, एक मिनट। क्या मेरा तुमसे सवाल पूछना गलत है? आखिर मैं भी तो इतने वर्षों से इसी सवाल से जूझ रहा हूँ कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने मेरे एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। जब अपने किसी अन्य मित्र को पत्र लिखकर जिससे तुम्हारे बारे में पता कराया, तो पता चला कि तुम ये घर छोड़कर कहीं और जा चुकी हो, और किसी को तुम्हारे विषय में कुछ नहीं पता। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि मुझ पर उस समय क्या बीती होगी? फिर भी एक उम्मीद थी कि जब मैं वापस आऊंगा कि तुम जहां भी होगी वापस आओगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे किसी रिश्तेदार को मैं नहीं जानता था, पर फिर भी मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन फिर भी यार, इतने सालों में एक बार तो भरोसा करती मुझ पर। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। विश्वास का ही तो रिश्ता था हमारा। मैंने विश्वास करके ही तो बिना तुम्हारे बारे में जाने, बिना कोई सवाल किए खुद को तुम्हें समर्पित कर दिया था। हमारे रिश्ते की नींव तो विश्वास पर रखी गई थी ना। आंसू, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और अब तो एक और भी सवाल है। वो क्या? उसकी बात बीच में ही काट कर बोल पड़ी आस्था। हॉस्पिटल में पता चला था कि कृति की सिंगल मदर है, और अब यहाँ पता चलता है कि वो तुम्हारी बेटी है। तो मस्तिष्क में सवाल उठना तो स्वाभाविक है ना। तो आप जानना क्या चाहते हैं? सवाल तो तब उठना चाहिए था ना, जब वहां सिंगल मदर के स्थान पर पिता का नाम होता। मैं समझ रहा हूँ आंसू, फिर भी मैं साफ साफ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब क्या सुनना चाहते हो? तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज से आस्था चुप हो गई। पुष्पा भाभी को वहां खड़ा देखकर श्याम अचंभित होकर झटके से खड़ा हो गया। आप यहाँ? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रणाम भाभी, आप भी यहाँ हैं। इसका मतलब है अब तक आप भी मुझसे छिप रही हैं। अरे क्यों भाई, मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे छिपना पड़े? वह मुस्कुराते हुए बोली। अपराध आपने नहीं भाभी जी, अपराध तो शायद मुझसे हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान हूँ। मैं बताती हूँ श्याम, अपराध ना तुम्हारा है ना आस्था का। कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए ना चाहते हुए भी गलतफहमी की शिकार हो गई थी आस्था। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। जानती हो कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों आई थी? कल भी तो आ सकती थी, पर क्या करूं, जब से सच्चाई पता चली है मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं यहाँ भागी आई। कैसी सच्चाई भाभी? आस्था ने पूछा। श्याम की सच्चाई। इतने सालों के बाद मैं यहाँ आई तो आज सोचा कि अपने पुराने घर जाकर वहाँ दीपा से मिल लाऊं। वहां गई तो बातों ही बातों में पता चला कि श्याम ने तेरा घर खरीद लिया, और हर हफ्ते वहां जाता, अपने हाथों से साफ सफाई करता और वहां समय बिताता। तब न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया। मन में उथल पुथल सी होने लगी थी।
कहीं ऐसा तो ना हो कि जो हम सोच रहे हैं बात उससे कुछ अलग ही हो। न जाने क्यों तेरे विश्वास पर मेरा विश्वास डगमगाने लगा और मैं इसके बंगले में चली गई। आप मेरे घर गई थी। हाँ, और रास्ता वहां मुझे जो पता चला, श्याम का तेरे अलावा किसी और से विवाह नहीं हुआ। क्या? मेरा विवाह किसी और से? क्या कह रही हो भाभी? ये सब किसने कहा? पुष्पा ने श्याम को सारी बातें बताई। मतलब कृति मेरी बेटी है, इसलिए मैं जब से उससे मिला हूँ उससे इतना लगाव महसूस हो रहा है। श्याम खुशी से उछल पड़ा। आंसू, तुम थोड़ा सा धैर्य ना रख सकी? तुमने धैर्य खोने की बहुत बड़ी सजा काटी है और मुझे भी दी। थोड़ा धैर्य रखकर मेरे पत्र का इंतजार कर लेती। पता चल जाता कि उस दिन मेरे साथ मेरी भाभी थी, जो 1 हफ्ते पहले ही आई थी, मेरे साथ वापस जा रही थी, और तुम पत्र लिखकर ही मुझे सब बता सकती थी। सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ जाता तुम्हारे पास। आस्था की आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। खैर, अब बीता समय तो हम वापस नहीं ला सकते। मुझे माफ कर दो श्याम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं आंसू, तुमने कुछ नहीं किया। जो हुआ वही हमारी नियत थी। अम, तब तक कृति भी वहां आ चुकी थी। कृति को देखकर श्याम बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास बिठा लिया। इस तरह से तीनों आराम से खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे और दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी।